आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, जो कि सेक्शन नंबर सी का लास्ट क्वेश्चन है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही आता है। बस नंबर चेंज रहता है, कभी √2 प्रूव करने के लिए आता है या तो कभी √3 प्रूव करने के लिए आता है। लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में होता ही होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग तो जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। कोई भी प्राइम नंबर जो कि रूट के अंदर होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसको प्रूव करना है कि यह एक इरेशनल नंबर है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग अपोजिट काम करते हैं। पहले हम लोग रेशनल नंबर सपोज करते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर को हम लोग जो सपोज किए हैं उसे ये चेक करते हैं और ये बताते हैं कि जो हम लोग रेशनल नंबर लेट किए हैं वो रॉन्ग है। तो जब रेशनल नंबर लेट किए हैं और वो रॉन्ग है, इसका मतलब है कि वो इरेशनल है। तो आते हैं हम लोग इसको बनाते हैं कि आखिर ये कैसे हम इसको चेक करेंगे कि ये इरेशनल है। तो लेट अस एज्यूम द अपोजिट हम लोग मान लेंगे। हम लोग जो मानने जा रहे हैं अपोजिट मानेंगे। दैट इज कि जो √3 है ना, कि √3 इज अ रेशनल नंबर। और अगर √3 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो p/q के रूप में होता है, यानी a/b के रूप में होता है। तो हम यहाँ पे √3 को a/b मान लिए। √3 जो होगा वो a/b के फॉर्म में होगा, यानी कि p/q के फॉर्म में होगा। उसके बाद इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल जाएगा कि a = b√3। अगर स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग दोनों तरफ तो यहाँ आ जाएगा a² = b² और √3 का आ जाएगा 3। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि अगर ये a² है तो a² यहाँ पे लिख सकते हैं /3 = बन जाएगा ये b²। उसके बाद हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि जो 3 है वो a² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देख सकते हैं स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिनट दिखा देते हैं इसको स्क्वायरिंग करके। अगर इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसे बन जाता, और यहाँ पे जो मेरा b√3 था, b√3 है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो b√3 से हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो a² से a² मिलेगा, और इसका जब स्क्वायरिंग करते हैं तो b का b² होता है, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, तब जाके ये a²/3 आता। उसके बाद ये b का स्क्वायर बनता। तो यहाँ हम इस इक्वेशन से देख के ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो 3 है वो a² को डिवाइड कर रहा है, यानी 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है a² को। अब एक थ्योरम कहता है कि यदि p इज अ प्राइम नंबर एंड q यदि p इज अ प्राइम नंबर एंड p अगर डिवाइड करता है a² को, तो p a को भी क्या करता है, डिवाइड करता है, अगर a आपका पॉजिटिव नंबर होगा तो। इसका मतलब अगर 3 डिवाइड करता है a² को तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 3 होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि अगर a को अगर 3 डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई नंबर देगा, जिसको हम यहाँ पे मान लिए हैं c। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर बन जाएगा 3c। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि स्क्वायरिंग करने पे बन जाएगा ये a का स्क्वायर = 3c का स्क्वायर। अभी बन जाएगा आपका a का स्क्वायर = 9c²। अब यहाँ देखा जाए तो a का जो वैल्यू है, a का स्क्वायर का वैल्यू वो हम लोग का b² × 3 है, यानी 3b² है। तो हम इसके इक्वल में पुट कर सकते हैं 3b² और यहाँ आ जाएगा 9c²। अब 9 जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो बन जाएगा 3/9 b² = c²। यहाँ से जब ये कैंसल आउट होगा तो बचेगा 3, यानी हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं
कि जो 3 है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यानी जो 3 है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। और बाई थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो बी को भी क्या कर रहा है, डिवाइड करता है। अब हम लोग इक्वेशन जो 1 है यहाँ वाला और इक्वेशन जो 3 है यहाँ वाला, इसको सेकेंड मान लिए तो 1 और 3 से ऐसा कह सकते हैं कि जो 3 नंबर है, जो 3 नंबर है 3, वो डिवाइड कर रहा है बोथ, यानी दोनों को ए और बी, क्योंकि इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि भाई, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि 3 जो है वो एस को भी डिवाइड करता है। और इसको सेकेंड मान लेते हैं, सेकेंड में इसकी बात को लिख दिए थे कि 3 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ थर्ड में लिखे हैं कि जो 3 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से कह सकते हैं कि जो 3 है वो डिवाइड करता है दोनों को, ए और बी को भी, यानी 3 जो होगा एक ऐसा फैक्टर होगा जो ए और बी दोनों के पास होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों के पास एक फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है, 3 है। यानी ए और बी जो है अपने आप में को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों के पास एक फैक्टर है 3, ए के पास भी एक फैक्टर 3 है और बी के पास भी एक फैक्टर 3 है। तो जब दोनों अपने आप में रेशनल नंबर और एक एक फैक्टर रखे हुए हैं, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। और जब ये को प्राइम नंबर नहीं है, इससे पता चलता है कि जो हमारा सपोजिशन क्या था वो रॉन्ग निकला। हमारा सपोजिशन क्या था कि √3 एक इरेशनल नंबर, हमारा सपोजिशन था कि √3 इज ए रेशनल नंबर है। अब हमारा सपोजिशन अगर √3 रेशनल नंबर है, लेकिन पता चलता है कि नहीं √3 तो रेशनल नंबर नहीं है, इससे क्या मतलब निकलता है कि √3 आपका इरेशनल नंबर है। तो बाई कंट्राडिक्शन हम कह सकते हैं कि √3 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है, इसीलिए हम कम टाइम लगे इसका, इसीलिए फॉर्मेट पहले हम तैयार कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का ए, जो हमारा सेक्शन डी का क्वेश्चन है। तो सेक्शन डी का जो पहला क्वेश्चन है वो 32 का ए है, जो लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है कि सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, और इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकेंड कर लेते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है वो है x + 2y = 3। हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं पहले, क्योंकि कोऑर्डिनेट फाइंड होगा तभी तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक लाइन का इक्वेशन होता है। तो हम लोग मान लिए कि अगर x का वैल्यू कुछ लेट करते हैं तो y की वैल्यू निकालना होगा, और अगर हम लोग y का वैल्यू कुछ लेट करते हैं तो x का वैल्यू निकालना होगा। यानी x और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तब जाके हम लोग 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, तो हम लोग एक ग्राफ खींच पाएंगे, एक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होता है, वो 2 पॉइंट हम लोग अभी निकालते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं यहाँ y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरे रिजल्ट 0 हो जाएगा, और x बराबर क्या मिल जाएगा 3। यानी y का रिजल्ट 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0 मानते हैं, तो x का वैल्यू हमको 3 मिलेगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि x का वैल्यू को कुछ लेट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू को 1 लेट कर लेते हैं, और 1 लेंगे तो इधर आ जाएगा। इस तरह अगर लेट करते हैं कि x का वैल्यू 1, तो इसमें पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो 1 + 2y = 3, 2y = 3 - 1, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2y = 2, और देखो यहाँ से मिला 2/2, यानी कि y का वैल्यू 1। यानी जब 1 माने हैं x का वैल्यू, तो y का वैल्यू भी 1 आया। तो इस तरह करके हम लोगों ने इक्वेशन 1 से x y का 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिए। एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा 3 0, और दूसरा का हो जाएगा 1 1। अब हम लोग दूसरा जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, जो कि 2x - 3y, अगर इस प्लस को हम लोग उधर भेज दें तो हो जाएगा माइनस, तो +8 बन जाएगा -8।
और इस तरह से फिर हम यहाँ से एक कोऑर्डिनेट तैयार करने के लिए सपोज करते हैं कि x का वैल्यू को कर देते हैं कुछ, y का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। आसान होगा कि y का वैल्यू को हम मान लेते हैं 0। अगर 0 तो पूरी टोटली 0 हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा 2x इक्वल टू -8, यानी कि x बराबर -4 आ जाएगा। फिर y का वैल्यू को हमको, x का वैल्यू को अगर हम क्या कर लेते हैं कि कुछ मान लेते हो, -1 मान लेते हैं। x का वैल्यू को -1 लेट कर लिए कि x का वैल्यू -1 है, पुट करेंगे 2 इंटू -1 माइनस में 3y इक्वल टू -8, यहाँ माइनस में 3y, ये -2 बन जाए, 2 इधर आ जाएगा तो प्लस में 2 बन जाएगा, और यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस में 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू 6 डिवाइड बाई 3 और 3 2 जा 6, यानी यहाँ पे मिलेगा 2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ से y का भी वैल्यू निकाल लिए 2। तो हमारे पास यहाँ दो कोऑर्डिनेट मिला है, एक है -40 का कोऑर्डिनेट और एक है हमारा -1 और 2 का कोऑर्डिनेट। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर इसका करेंगे दोनों को एक साथ। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये x है, ये x डैश है, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये y है, ये y डैश है। x एक्सिस और y एक्सिस, और जहां पे दोनों मिलते हैं वो हो गया ओरिजिन। तो हम लोग देख लेते हैं कि x का हाईएस्ट वैल्यू हमको कहां तक जाना है, 3 तक, और माइनस में -4 तक। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, +1 +2 +3 +4। अब हम लोग ढूंढ लेते हैं कि ये 30 कहाँ पे मिलेगा। तो 30 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहीं पे हम लोग का कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा 3 और 0, क्योंकि x में 3 है, y में 0 लाइन में मिलता है। और दूसरा है 1 1, तो 1 1 हम लोग को मिल जाएगा इस जगह पे, क्योंकि इधर से 1 इधर से 1। अभी दोनों लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइन से ड्रॉ होते हुए एक लाइन जो जा रहा है, दोनों पॉइंट होते हुए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का है। तो यहां वाला कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1 और 1। तो ये जगह एक पॉइंट था, एक ये जगह पॉइंट था, दोनों से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग इस पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, ये वाला पॉइंट जहां हम लोग सेकेंड इक्वेशन का निकालेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन का जो ये हमारा -40 है, तो -40 इस जगह का पॉइंट होगा, और -1 2 का पॉइंट, -1 2 का पॉइंट लगभग इस जगह का होगा। अब दोनों का जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक लाइन पास कराएंगे, तो दोनों जिस जगह पे कटेगा, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हुआ, और जिस जगह पे कट रहा वही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वही हम लोग को x y का वैल्यू देता है। और ये पॉइंट हमारा क्या है, तो माइनस में 1 है और y में 2 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x का वैल्यू हमको -1 मिलेगा और y का वैल्यू 2 मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जिस जगह पे इंटरसेक्टिंग करता है फर्स्ट इक्वेशन का लाइन और सेकेंड इक्वेशन का लाइन, तो जहां इंटरसेक्ट किया वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका x वाला x का वैल्यू देता है और y वाला पॉइंट y का वैल्यू देता है। तो इस तरह हम लोग ने 32 का क्वेश्चन नंबर A देखे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का B करेंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 32 का B है। 32 का जो B नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये बोला जा रहा है कि प्लेस A एंड B आर 180 किलोमीटर अपार्ट। मतलब कोई पॉइंट है जहां से इस पॉइंट तक, A पॉइंट से लेकर B पॉइंट का जो दूरी है, डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर है, जो कि हाईवे में है। एक कार है जो स्टार्ट होता है इस पॉइंट से स्टार्ट होता है कार। अगर कार का नाम हम फर्स्ट कार बोलते हैं, है ना, पहला कार बोलते हैं कि पहला कार जो है A पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो दूसरा कार है वो B पॉइंट से स्टार्ट होता है, इस जगह से स्टार्ट होता है सेकेंड कार हमारा, और दोनों सेम टाइम में, और कहता है ट्रेवल एट सेम डायरेक्शन में। ये भी जो कार है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी कार जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, कार का डायरेक्शन सेम है। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी दो कार का डायरेक्शन सेम होता है या दो कोई भी
ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों का जो स्पीड होता है आपस में घट जाता है, मतलब कम हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है पहला क्वेश्चन में, मतलब पहला पार्ट में ये है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन पे चलता है तो 9r के बाद मिलता है, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है एक दूसरे से तो 1r में मिल जाता है। यानी अगर एक कार इधर से जा रहा है, दूसरा कार इधर से जा रहा है तो बोला जाता है कि 1r में मिल जा रहा है, और अगर ये इधर जा रहा है वो भी उधर जा रहा है तो बोलता है 9r लगता है दोनों को आपस में मिलने में। तो यहाँ दो केस बनने वाला है, तो हम दोनों केस को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट। तो फर्स्ट कार का जो डिस्टेंस स्पीड होगा वो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और जो सेकेंड कार का स्पीड होगा द स्पीड ऑफ कार सेकेंड, तो इसका जो स्पीड हो जाएगा वो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। तो केस 1 हम लेते हैं। केस 1 है कि कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन। कार अगर मूव करता है सेम डायरेक्शन में तो जो स्पीड होगा कार्स का वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और दोनों मिल रहा है 9r में। डिस्टेंस तो हम लोग को मालूम है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं कि टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस का। तो स्पीड है 9 और टाइम है 9r, स्पीड है x माइनस वाई इंटू 180। 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में सेंड कर देते हैं, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 9 यानी कि 20। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट केस का फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस में बोला गया था कि जो कार होता है वो मूव करता है, सेकेंड केस कार मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो स्पीड जो होगा कार्स का वो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो दिया हुआ है 1r। तो जो डिस्टेंस है वो हम लोग को मालूम है दोनों के बीच में 180 किलोमीटर। तो अगर हम लोग फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेते हैं कि टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। इसमें टाइम है 1r इंटू स्पीड है x प्लस वाई इक्वल टू 180। 1 से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मतलब इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर का है। तो सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे जो इजिस्ट मेथड है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो जो पहला इक्वेशन है वो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, जो सेकेंड इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 180 है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा और 2x इक्वल टू हो जाएगा 200, और यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 100/2 यानी 100/2 यानी कि 100, यानी x का वैल्यू निकला 100। और x क्या था, तो x फर्स्ट कार का स्पीड था, यानी x निकला 100 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फर्स्ट कार का स्पीड निकल गया। और जब फर्स्ट कार का स्पीड निकल गया यानी x का वैल्यू निकल गया, तो हम x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करके निकाल देते हैं y का वैल्यू। तो x प्लस वाई इक्वल टू है, सेकेंड इक्वेशन है 180, और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि x का वैल्यू अगर पुट करते हैं
तो x का वैल्यू है 100, तो 100 y इक्वल टू 180 और y इक्वल टू 180 माइनस 100 y इक्वल टू 80 और y क्या है, तो y हमारा स्पीड ऑफ सेकेंड कार है। तो यानी यहां मेरा हो गया y बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फर्स्ट कार का स्पीड निकल गया, ये हमारा सेकेंड कार का स्पीड निकल गया। आप चाहो तो फाइनल आप लिख सकते हो कि द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इज 100 किलोमीटर पर आवर, और कार आप लिख देना कि द स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज 80 किलोमीटर पर आवर। नीचे दिख नहीं रहा है, आप इसको लिख देना, ठीक है, इधर लिख देते हैं द स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा दो आंसर आएगा, एक ये और एक ये। तो ये हमारा 32 का बी नंबर का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसमें एक थ्योरम है, और इस थ्योरम का हेल्प से इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है, यानी BC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस थ्योरम को समझते हैं कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये बहुत ही जाना माना थ्योरम है कि अगर कोई भी सर्कल है और कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सर्कल पे जो ड्रॉ किया गया टेंजेंट होता है, ये दोनों का लेंथ हम लोग को इक्वल बताना है। जैसे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकल रहा है, ये हमारा सेंटर है। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इसके साथ 90 डिग्री बनता है, और हम इधर भी यही बात कर सकते हैं कि यहाँ भी 90 डिग्री बनता है बाय थ्योरम। तो ये हुआ सेंटर, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट हुआ जिस टचिंग पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, एक बी है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि पीए जो होगा पीबी के इक्वल होगा। ये थ्योरम आप लोगों ने कई बार बनाया भी होगा क्लास में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन में ये बात क्लियर करते हैं कि पीए और पीबी जो है टेंजेंट है। पीए एंड पीबी आर टेंजेंट्स। यहां हम लोग को ये प्रूव करना है, टू प्रूव में कि जो पीए है वो इक्वल होगा पीबी का। कंस्ट्रक्शन में हम लोग बस ज्वाइन कर देंगे पी को ओ से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पी टू ओ। अब प्रूफ में हम लोग दो ट्रायंगल में जाके पहले कॉन्ग्रुएंस करेंगे और बाइसेप्टिसिटी लेंथ को इक्वल कर देंगे। तो इन ट्रायंगल की बात करते हैं PAO, AOP एंड ट्रायंगल BOP। तो हम लोग जान रहे हैं कि इस ट्रायंगल का भी एंगल 90 डिग्री यहाँ पे है, यानी एंगल PAO और एंगल PBO दोनों 90 डिग्री है। वो इसीलिए क्योंकि जो OA होता है वो परपेंडिकुलर होता है PA पर, और जो OB होता है वो परपेंडिकुलर होता है PB पर। ये थ्योरम फर्स्ट थ्योरम था सर्कल चक्र का। उसके बाद हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि AB रेडियस यानी AO इक्वल टू BO। उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि जो कॉमन लाइन हुआ PO इक्वल टू PO, ये आपका कॉमन हुआ और ये आपका रेडियाई हुआ। तो हम कह सकते हैं कि राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से, यानी कि फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से कि ट्रायंगल जो AOP है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOP का। और बाइसेप्टिसिटी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो इस ट्रायंगल का PA होगा वो इस ट्रायंगल का PB के बराबर होगा। इसी रिजल्ट का यूज करते हुए इस
क्वेश्चन का वैल्यू को निकालना है, यानी यहाँ जो BC है उसको फाइंड करना है। जिसमें से दिया क्या क्या है, तो AB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दिया है, और AQ दिया है 7 सेंटीमीटर, A से Q दिया है 7 सेंटीमीटर। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो बताइए अगर AQ 7 सेंटीमीटर है, अगर AQ 7 सेंटीमीटर है तो हम इस थ्योरम के आधार पर कह सकते हैं, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो AQ जो होगा AR के बराबर होगा, यानी AQ जो होगा वो AR के बराबर होगा, तो AR भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि पूरा AB जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अगर AB 10 सेंटीमीटर तो AB को दो टुकड़ा में तोड़ेंगे तो AR प्लस BR मिलेगा, और जिसमें से AR का वैल्यू हम लोग को मालूम है, AR का जो वैल्यू है हम लोग को मालूम है 7 सेंटीमीटर। तो 7 प्लस BR इक्वल टू 10, यानी BR इक्वल टू 10 माइनस 7, BR इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अगर समझिए जाएगा यहाँ से B से R अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब B से P भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि B इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये दोनों टेंजेंट लेंथ हुआ तो दोनों को दोनों इक्वल होगा। तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि BR जो होगा वो इक्वल होगा BP का। अगर ये इक्वल है इसका मतलब BR 3 सेंटीमीटर है तो BP भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको तो पूरा पूरा निकालना है क्या, B से लेकर पूरा C तक का लेंथ। तो BP का लेंथ निकल गया है, तो अगर हमको PC का लेंथ मिल जाएगा तो हम लोग आराम से इसको फाइंड कर लेंगे। तो अब आते हैं बात कि CQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो CQ का मतलब इधर हुआ, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर CQ का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, CQ का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इस थ्योरम के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि CQ और CP तो बराबर होगा, CQ CP के बराबर होगा, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये तो थ्योरम हम लोग जान रहे हैं कि अगर C एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ का CQ और यहाँ से CP का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। तो हमको तो निकालना था पूरा BC, मेन तो हमको यही फाइंड करना है कि BC क्या होगा। तो BC का मतलब हो गया BP प्लस PC, तो यहाँ से हो गया BC और वहां से हो गया उधर से CP, तो दोनों को ऐड करेंगे बनेगा BC। अब BC का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं, BC का वैल्यू BC, ये सॉरी BP था BC, अब BC निकालना है, उसके लिए हमको B से P लेना था, P होता, तो BP का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, BP, हाँ यहाँ पे BP का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर प्लस CP, तो CP का वैल्यू यहाँ से निकाले होंगे 5 सेंटीमीटर, यानी टोटल हम लोग यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमको निकालना था BC, वो BC निकल गया, कितना निकला BC, तो BC निकल गया 3 प्लस 5 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का आंसर है। ये हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया था कि BC कितना होगा, हम लोग को BC फाइंड करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसी थ्योरम का हेल्प से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया था, जिसमें से कुछ डाटा दिया हुआ था और उसमें से हमको BC फाइंड करने के लिए बोला गया, तो हम लोग BC निकाल लें। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।